खरं तर 40 दिवसाचा अल्टिमेटम त्यांनी दिला होता आणि महाराष्ट्र सरकारने या खोके ट्रिपल इंजिन सरकारने त्यांना 40 दिवसात होणार किंवा मार्ग काढणार असं सांगितलं होतं. रात्री 12पर्यंतची वाट बघूया. कदाचित या ट्रिपल इंजिन खोके सरकारकडे काहीतरी मार्ग असेल. जरांगे पाटील यांच्या बोलण्यामध्ये हा एक मुद्दा होता की ज्या जेतगे कर्मचारी जेतगे लोक आहेत त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला होता तो गुन्हा देखील मागे घेतलेला नाहीये. तर अशा वेळी आता गिरीश महाजन यांनी आश्वासन दिले की आम्ही ते जे गुन्हे ते मागे घेऊ. मी खरं तर पुन्हा रोज रोज तेच बोलून मीही थकून त्रासून गेले आहे की ट्रिपल इंजिन खोके सरकारचं पॉलिसी पॅरालिसिस हा ह्या सरकारमध्ये आहे. आपल्याला दिसतोय पॉलिसी लेवलला काहीच काम करते. तुमच्याच सगळ्या चॅनलवर मी एक दृश्य पाहिलं की माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री भाषण करत होते. भाषण करतानाच त्यांनी भाषण सोडलं. नंतर त्यांनी छत्रपतींचा आशीर्वाद घेतला आणि परत शब्द दिला. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं आपण त्यांना 24 तासाचा कालावधी देऊया. काल त्यांनी तो आशीर्वाद घेतलाय तर कदाचित 24 तासात त्यांच्याकडे काहीतरी जादूची कांडी किंवा काहीतरी सोल्युशन असेल. आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री छत्रपतींचा शपथ घेऊन एखादा शब्द देतात म्हणजे त्यांच्याकडे काहीतरी मार्ग असणार ना. त्याच्याशिवाय असं कसं केलं असतं ते. बावनकुळेजी काय बोलतील याचा काही भरोसा राहिलेला नाही आहे. कारण का ते सिरियस एका पक्षाचे ते अध्यक्ष आहेत. सत्तेतल्या पक्षात म्हणजे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत त्यांची सत्ता आहे. ते पॉलिसीवर किंवा कशावरही बोलू शकतात. पण रोज पवार आणि ठाकरे कुटुंबाबद्दल बोलल्याशिवाय त्यांचा दिवस सुरू होत नाही आणि मावळत नाही. त्याच्यामुळे जरी 200 आमदार त्यांच्याकडे 300 खासदार असले तरी ठाकरे आणि पवारांचं नाव घेतल्याशिवाय त्यांना स्वस्थता किंवा शांतता मिळत नाही. ह्याच्यातच सगळं उत्तर आहे. एकतर ज्याला थोडंसं इकॉनॉमिक्स कळतं, मी काय इकॉनॉमिस्ट नाही, पण ज्याला थोडंसं भारताची इकॉनॉमी कळते, कुठलंही सरकार असू दे किंवा नसू दे, $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी होणं हे भारताला अजिबात अवघड नाही. कारण त्याला खूप वेगवेगळे पैलू असतात. त्याला काय फक्त एक पॉलिसी असा इश्यू नसतो. इकॉनॉमीचा साईज हा अनेक फॅक्टर्स ठरवतात. ग्लोबल इश्यूज असतात, राज्याचे, देशाचे, तुमच्यासारखे अनेक लोक जे कष्ट करतात त्यांचेही त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं. त्याच्यामुळे $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी काय एका सरकारच्या फार मोठ्या पॉलिसीजमुळे एवढा मोठा देश आपला आहे, त्याचं कन्झम्पशन एक सर्टन अमाऊंट आहे. त्याच्यामुळे ज्याला थोडंसं इकॉनॉमिक जरी कळतं तो असली विधानं हास्यास्पद आहेत. कारण ह्या गोष्टी आर ऑब्व्हियस. मला याची काय माहिती नाही. म्हणजे भाषणाला मुद्दे नसताना म्हणजे टीव्ही सिरियल असतात ना त्याच्यात खूप काल्पनिक गोष्टी असतात. जर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काल्पनिक भाषण करायला लागले तर इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स. म्हणजे ह्या राज्यातल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना जर 2004चं वास्तव माहिती नसेल, आय मीन आय रिअली फील सॉरी फॉर द सिच्युएशन. म्हणजे त्याच्यावर कॉमेंट करणंही वर्थ माय टाइम. कंप्लीट फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री. गृहमंत्री सातत्याने फेल आहेत आणि हे डेटा म्हणतो. म्हणजे मी काय आरोप करत नाही गृहमंत्र्यांवर,
आणि पण ह्या सगळ्याला गृहमंत्रीच जबाबदार आहेत. कारण का तुमच्याच चॅनलवर मी पाहिलं होतं 8 का 10 दिवसापूर्वी की गृहमंत्री याचा पर्दाफाश करणार होते, नावं आम्हाला सगळ्यांना राज्याला सांगणार होते. एक आई म्हणून, एक नागरिक म्हणून आणि एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याला विनम्रपणे प्रश्न करते की ड्रग माफियाची नावं तुम्ही आम्हाला सांगणार होता आणि मी तुम्हाला शब्द दिला होता की जर ड्रगच्या विरोधात तुम्ही लढाई लढणार असाल तर पूर्ण ताकदीने आम्हीही तुमच्याबरोबर उभे राहू. पण गृहमंत्री गेले 8-9 दिवस झाले मीडियावर येत आहेत, त्यांना पाहिजे तेवढं शॉर्टमध्ये बोलत आहेत. काय काय या सरकारची लाईन आहे, चला पटकन बोलूया आणि निघून जाऊया का, असं काहीतरी ना, काय बोललेले मुख्यमंत्री की चला लवकर निघूया, शॉर्टमध्ये बोलूया वगैरे, अशा ज्या गोष्टी आहेत. हां, एवढंच बोलायचं आणि निघायचं, एवढंच बोलायचं आणि निघायचं. जे हे ट्रिपल इंजिनचं खोके सरकार आहे त्याच्यामुळे त्यांना कॉन्फ्लिक्ट काही बोलायचंच नाही आहे. त्यांना मूळ मुद्द्यांवर बोलायचं आहे, पॉलिसीवर बोलायचं नाही. आणि ड्रग्जवर उगाच ह्याची तोंड बंद होतील, त्याची तोंड बंद होतील. आम्ही वाट बघतोय की नक्की या ड्रग्सच्या मागे कोण आहे आणि जर असेल त्याच्या विरोधात त्यांनी पूर्ण ताकदीने ॲक्शन घेतली पाहिजे सरकारने. नरेंद्र मोदीने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरती आहे. कारण ते शिर्डीमध्ये आहेत, कुठेतरी वाटतं वारंवार त्यांचे जे दौरे वाढत आहेत ते निवडणुकीसाठी त्यांच्याकडे त्याच्यात गैर काय, त्याच्यात गैर काय, ही लोकशाही आहे, कोणी कुठेही जाऊ शकतं. त्याच्यात म्हणजे त्याच्यात काय, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. आरक्षण देण्याचं म्हणतात, दुसरीकडे त्यांचेच विजय शिवतारे असं म्हणतात की जरांगींची मागणी बेसलेस आहे. तर हे कॉन्ट्रडिक्शन नक्की कशा पद्धतीने बरोबर? कॉन्ट्रडिक्शन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी क्लॅरिफाय केलं ना, ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहे. इट्स अ व्हेरी बिग पोस्ट. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याची उत्तरं दिली पाहिजेत ना. आम्ही विरोधात आहोत आणि आमची मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाला पूर्ण ताकदीने आमचं सहकार्य होईल. मग पार्लमेंटमध्ये चर्चा ठेवा, महाराष्ट्राच्या असेंब्लीत चर्चा ठेवा. मी तर मागणी करते की आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने असेंब्लीमध्ये 2-3 दिवस, जितके दिवस चर्चा लागेल तेवढे बोलवा आणि चर्चा करा. इथून एक प्रस्ताव मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाचा इथे तुम्ही अधिवेशन घ्या, तिथून दिल्लीला पाठवा. दिल्लीलाही आम्ही अधिवेशन मागणी करू आणि आपण सगळे मिळून एका मताने पास करू. मैम बात करते हैं महाराष्ट्र में, फिर मराठा मुद्दा जो आरक्षण जो एक बार फिर गरमाया है. मनोज आरके पाटिल जो एक बार फिर अनशन पर बैठ चुके हैं. उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि इतने दिन में अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे. वही कल जिस तरह से मनोज आरके पाटिल कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री फोन करते दोनों जो सीएम, दोनों डीसीएम और सीएम भागते हुए आते. इस पूरी घटना को प्रोटेस्ट जो एक बार फिर मनोज आरके पाटिल कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? अरे ये जुमलेबाजी सरकार है और ये 50 खोखे की जो ट्रिपल इंजन सरकार है उसमें पॉलिसी पैरालिसिस है. अभी 1.5 साल से इनकी सरकार है. महाराष्ट्र को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया. आप सारे नंबर्स देखिए केंद्र सरकार से, इन्वेस्टमेंट्स का देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, क्या पाया है. अभी तो महाराष्ट्र सबसे आगे किस में है, तो एयर पोल्यूशन में सबसे आगे है. तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है महाराष्ट्र में. देयर इज़ नो गवर्नेंस. जब आप ये कह रहे हैं कि जुमलेबाज सरकार है, क्या आपकी ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव है ताकि अधिवेशन हो, सारे आरक्षण? मैं तो पूरी मांग कर रही हूँ, मैं पहले दिन से मांग कर रही हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने एक स्पेशल अधिवेशन लेना चाहिए. धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम समाज का जो आरक्षण है इसके लिए अर्जेंटली यहाँ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और उसी ऑल पार्टी मीटिंग में एक स्पेशल असेंबली का अधिवेशन ले. यहाँ से प्रस्ताव दिल्ली भेजे, दिल्ली में पार्लियामेंट का एक सेशन बुला सकते हैं. हम पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ खड़े रहेंगे. अगर मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का सवाल है तो एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ खड़ी रहेगी, जो भी सरकार ये काम करेगी. फिलहाल की हम जो स्थिति देख रहे हैं कि जिस तरह से मराठा समाज के लोग बहुत आक्रामक हैं, कई जगहों पे नेताओं को जाने नहीं दे रहे हैं. अजीत दादा पवार को भी कुछ लोगों ने घेराव किया था और सवाल जवाब किए थे. ये स्थिति महाराष्ट्र में बनती नजर आ रही है. क्या आप नेताओं का महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल होता जा रहा है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी पूरी राज्य के मुख्यमंत्री की है और ये ट्रिपल इंजन की जो खोखे सरकार है इसी में, क्योंकि वो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी में इतनी व्यस्त है, घर तोड़ो पार्टी तोड़ो, उनको पॉलिसी के लिए टाइम ही नहीं है. इट्स अ कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस. इन्होंने एंगेजमेंट करना चाहिए. 40 दिन का जो समय दिया था इसी ट्रिपल इंजन खोखे सरकार ने दिया था ना, तो सोचना चाहिए था पहले, बोलने के पहले.
तो इसलिए अभी जो अनरेस्ट हो रहा है वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आरक्षण हो, कितने सारे मुद्दे आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में इज कंप्लीट अनरेस्ट। ये बहुत दुख की बात है जो महाराष्ट्र में हो रहा है, बड़ी चिंताजनक बात है। मैं भी इस प्रकार से कल एकनाथ शिंदे ने कल दशहरा रैली में कहा कि उद्धव ठाकरे जो है अपने फायदे के लिए हमास और लश्कर जैसे संगठन से भी हाथ मिला सकते हैं। उनकी इस वाक्य को किस तरह देख रहे हैं? मैं नहीं देखती सर, मैं सीरियस राजनीति करती हूँ इस देश में। मैं इसके लिए नहीं राजनीति में आई, मैं इस जनता की सेवा करने के लिए कुछ अच्छा पॉलिसी का काम करूँ, या इस देश की गरीबी हटाने के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, अच्छा आरोग्य मिले, इसके लिए मैं राजनीति में आऊँ। सिर्फ मैं ये जुमलेबाजी के लिए राजनीति में नहीं आई हूँ। कल उद्धव ठाकरे जिस तरह से आके हम आरक्षण दे देंगे, सारी चीज़ें उन्होंने रखी, उस पर बीजेपी के नेता आशीष शेलार और बाकी लोग कहते हैं कि आपके तो ग्राम पंचायत में भी सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि आपने जो जो वादे किए कभी पूरे नहीं किए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री एक सामान्य शिवसैनिक होगा, वो तो आपने कभी बनाया ही नहीं। तो फिर मनोहर जोशी जी और नारायण राणे जी क्या थे? इतिहास भूल चुकी है भारतीय जनता पार्टी, वो भ्रष्ट जुमला पार्टी है, इससे तो जुमलेबाजी बोलते रहेंगे, क्या करें और क्या अपेक्षा कर सकते हैं मुझसे। दूसरा हम देख रहे हैं कि खासकर इंडिया अलायंस की बैठक में थोड़ी देर पहले ही खड़गे ये कह रहे थे कि 5 राज्यों के जब चुनाव हो जाएंगे तो हम इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग पे बातचीत करेंगे। दूसरी ओर अखिलेश यादव को हम नाराज़ देखते हैं, सीट शेयरिंग पे बातचीत नहीं हो रही। नहीं, सही है ना। अभी तो हम लोग स्टेट इलेक्शन में सारे फंसे हुए हैं, 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, सारे नेतागण उसी में फंसे हुए हैं। तो ऑब्वियसली पहले आदि लग्न कोंडाण्याचा हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, वैसे पहले तो 5 राज्यों का इलेक्शन होगा, उसके बाद ही फिर बैठेंगे, क्योंकि अभी सब अपने अपने राज्य में है। सारी पार्टियाँ, हमारी भी, इंडिया अलायंस भी और एनडीए अलायंस भी, आप देखें सारे एमपी चारों साइड से हर किसी को कहीं ना कहीं भेजा है। तो आप अपने इस अलायंस पार्टनर को आप पेशेंस रखने का, सब्र का सलाह पेशेंस दे का रहे हैं? सवाल नहीं है, चर्चा तो होनी चाहिए हमारी तरफ से, ये लोकशाही है तो ये थोड़ा सा इतना तो चलता है ना, और हक भी है। हमारे यहाँ दड़पशाही नहीं है कि यहाँ से आंखें बड़ी कर गई तो सामने वाला बेचारा डर गया, कुछ बोल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सबका मान सम्मान इंडिया में होगा। ज़रूर कोई किसी को दुख हुआ होगा, नहीं तो मिसकम्युनिकेशन होगा, बातचीत तो होगी, ज़रूर होगी और ठीक कर लेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बात और है कि पैलेस्टीन को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मदद की पेशकश की, इसको लेकर रजा अकेडमी में बाकी के संगठन अब समर्थन में उतर गए। पहले जो एक तरीके नाराज़गी नज़र आ रही थी मुस्लिम संगठनों में, अब प्रधानमंत्री के समर्थन। वो मिसकम्युनिकेशन था। एमईए की लाइन एक थी और गवर्नमेंट की लाइन अलग थी। तो देश की सरकार कुछ कह रही थी और एमईए कुछ और कह रही थी, और उसके बाद पवार साहब का भी बयान आया था। उसके बाद उन पे इतना हमला भी मंत्रियों ने किया, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर फिर आपने प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट देखा ही होगा। तो ये सारा मिसकम्युनिकेशन और ये बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है ना, वो कंफ्यूज्ड है, इसी के लिए दिक्कत है, नहीं तो एमईए की लाइन ठीक ही चल रही थी। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अजित पवार ने कुछ 2 दिन पहले ये कहा कि बिहार में जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना हुई, वैसे महाराष्ट्र में होनी चाहिए, उनकी मांग रहेगी। अब वो आपकी मांग का साथ देते नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है। बीजेपी थोड़ी सी कंफ्यूज है, थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आती है, वो आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, वजह क्या है? एक तो अजीत पवार जी ने जो कहा, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी लाइन तो पहले से वही थी, मैं तो पार्लियामेंट में सालों से ये मांग करती आ रही हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ यह नया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मतलब भ्रष्ट जुमला पार्टी, ये तो हमेशा राज्य में एक बोलती है और दिल्ली में एक बोलती है। मराठा आरक्षण का आप देखिए उदाहरण, धनगर आरक्षण का देखिए, महाराष्ट्र में धनगरों को आरक्षण देते बोलते हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट में उन्हीं के सांसद बोलते हैं हम धनगरों को आरक्षण नहीं देंगे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं है, वो जुमलेबाज है। राज्य में कुछ कहते, देश में नेशनल लेवल पे कुछ और कहते। आपने देखो महिला आरक्षण का बिल इतना बड़ा लाया, हमको लगा अभी उसको अमल होगा, अमल कहाँ होने वाला है, 29 के में भी होगा कि नहीं पता नहीं अभी। तो दादा ने और एक चीज़ कही कि जितने एकनाथ शिंदे गुट के एमएलए हैं लगभग हमारे भी उतने ही हैं, इसीलिए जब अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो लगभग जगह हमें भी उतनी ही चाहिए। तो अगर वो 50-53 की अगर बात करें तो आपके पास 10 अगर है तो वो भी उनके साथ चले जाते हैं। इक्वेशंस क्या है, नंबर समझने की कोशिश हम करेंगे। ये तो उनका अंतर्गत मामला है ना, ये हमारा कहाँ मामला है। हम तो विरोध में पूरी ताकत से लड़ रहे हैं इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ। हम तो भ्रष्टाचार और ये जुमलेबाजी के खिलाफ लड़ेंगे। अभी नंबर्स का क्या है वो अभी उनका अलायंस जाने, ये ट्रिपल इंजन खोके सरकार जाने, उनके मुख्यमंत्री जाने, हमको क्या लेना देना। लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस में जब दादा मांग रहे हैं कि समान हिस्सा होना चाहिए, एकनाथ शिंदे या बीजेपी देने के लिए? देखिए देवेंद्र जी देवेंद्र जी का दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि 105 एमएलए जब उनके हैं
उसके बाद वो सीएम तो बनते तो बात थी, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया, उसके बाद और उनको डिमोट करके आधा डेप्यूटी सीएम बना दिया। तो और उन्होंने खुद कहा है कि बीजेपी बड़ा भाई है और बड़ा दिल रखना चाहिए, तो इसलिए बीजेपी बड़ी दिल की पार्टी है। वो 105 नहीं 200 भी चुन के आए, 500 कितने भी चुन के आए, उनका नंबर हमेशा बड़ा ही होता है। तो उनके जो क्या है 152 प्लस या कुछ है ना, तो 152 प्लस भी अगर वो चुन के आए ना तो वो बीजेपी का सीएम नहीं बनाएंगे, एलाइज बाहर का सीएम बनाएंगे। तो इतना बड़ा दिल अगर बीजेपी रख रही है तो अच्छी बात है, इतना बड़ा दिल उनका है, बहुत कम दिखने मिलता है नंबर्स के गेम में। प्रधानमंत्री लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, कल उनका फिर नासिक में दौरा है, शिरडी साहिबा वाले, किस तरह से दौरा के देख रहे प्रधानमंत्री के? देखो देश के प्रधानमंत्री और हमारी तरफ से तो लोकशाही है, तो आए तो अतिथि देवो भव, ये तो महाराष्ट्र की संस्कृति है। तो जितने बाहर के लोग राज्य में आए उनका स्वागत ही होगा हमें। क्या इसमें जो सवाल है आरक्षण से लेके बाकी सवाल भी एड्रेस होंगे प्रधानमंत्री? अभी वो मुख्यमंत्री जी बात करना चाहिए ना, महाराष्ट्र के अध्यक्ष। अभी मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। अगर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, ब्रीफिंग तो होगी ना, सीएम तो करते होंगे रेगुलर, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय ब्रीफिंग कर रहा होगा रेगुलरली। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।